नहीं, टेस्ट नया नहीं है, बहुत सुंदर टेस्ट है, इसका सॉल्यूशन करते हैं फटाफट से, देखें। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, और जिस भी पॉइंट पे आपको ऐसा लगे कि क्या नाम है ये वाली चीज़ तो हमें बताई ही नहीं थी, उसी पॉइंट पे बताना, मैं आपको पूरे मार्क्स दूंगा। और उसके बावजूद अगर आपने सिली एरर की है तो पूरा कान पे लगेगा आपके, ध्यान रखना। कुछ भी घुमाया नहीं है, क्वेश्चन पढ़िए। मिस्टर पांडे, ओनर ऑफ 3 हाउसेज इन चेन्नई, फर्निश यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। अब सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है ये हाउस भी सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये हाउस भी सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये हाउस भी सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो पहले हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, बताइए फटाफट से। सबसे पहले तीनों को क्या मानेंगे, अज्यूम कर रहे हैं कि हम ऑल द 3 हाउसेज, ऑल 3 हाउसेज आर सेल्फ ऑक्यूपाइड। और जब भी सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है हाउस नंबर 1 2 3 है ना, जब भी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस होता है तो इसका मतलब किस चीज़ की कंपटीशन होती है उसमें, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन की, बाकी सारी चीज़ें आप छोड़ सकते हो। अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं जीएवी वगैरह नील, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लिखना चाहें तो इंटरेस्ट ऑन लोन। हाँ जी, फॉर्मेट के नंबर नहीं मिलते। क्या निकाला है, निकाला है, ओह निकाला है, इंटरेस्ट ऑन लोन निकाला है, ये तो है, बहुत बढ़िया। लाइन भी खींची है मैंने, जीएवी भी लिखा है, बहुत बढ़िया। सीधी बात करता हूँ मैं इंटरेस्ट ऑन लोन की, अगर हाउसेज सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं तो देखो लोन लिया है 16-17 में और इंटरेस्ट परचेज के लिए लिया है, तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पूरी हो रही हैं और 20-21 का क्वेश्चन है, ठीक है। इंटरेस्ट बनता है 90,000, 170 और 165, तो कितना कितना मिलना चाहिए, पूरा पूरा मिलना चाहिए। 90,000, कितना कितना था, सभी परचेज के लिए लिया है और सभी हाउसेस उसी समय पर लिए गए हैं, 170 और 165, 1,70,000 और 1,65,000। जो ये अमाउंट आई हैं, अब आप डिस्कशन बंद कर देंगे, मैं पूरा टेस्ट सॉल्व करा रहा हूँ बिल्कुल तरीके से कि आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी चाहिए थी, वर्किंग नोट्स वगैरह सब बताऊंगा इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, यही आपकी नेगेटिव इनकम आ रही है, 90,000 नेगेटिव में, 1,70,000 ये भी नेगेटिव में और 165 भी नेगेटिव में। अब आते हैं उस अजम्पशन पे जो कहती है कि क्या, बताइए, ऑल 3 हाउसेस डीम्ड लेट आउट, उसके बाद हम कॉम्बिनेशन बना लें। क्या आपको भी ये तरीका सही लगता है कि पहले ऐसे कर लीजिए, फिर ताकि डाउट ना रहे और प्रॉब्लम ना आए। तो ऑल 3 हाउसेस को अगर हम क्या मान लें, डीम्ड लेट आउट मान लें, तो क्या होगा, जल्दी से बनाएंगे फॉर्मेट। और आप भी देखिएगा कि हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितना समय हमें लगाना है। जीएवी हमने लिख दी, म्यूनसिपल टैक्स लिख दिया, एनएवी आ गया, माइनस करेंगे इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन, और स्टैंडर्ड डिडक्शन का यहाँ पर मैं रेट भी लिखूँगा क्योंकि इसमें कंप्यूटेशन होगी, और माइनस करूँगा इंटरेस्ट ऑन लोन। और अगर मेरा दिमाग सही ठिकाने पे है तो मैं इंटरेस्ट ऑन लोन को सीधा सीधा लिख दूँगा। क्या मैं सही कर रहा हूँ, बताइए क्यों, क्योंकि ये किसके लिए है, लेट आउट वाली प्रॉपर्टी के लिए, और उसमें इंटरेस्ट की कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब आते हैं, सब चीज़ माइनस होगी, अब निकालते हैं जीएवी। ये है इसकी म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, विच एवरेज हायर हो गया तो कितना आया, 2.5 लाख, और फिर विच एवरेज लोअर आया तो कितना आया, 150 या 350, 150, और उसके बाद एक्चुअल रेंट इसके अंदर है नहीं, तो जो इसकी जीएवी आई वो कितनी आई, 1,50,000। दूसरे वाले पॉइंट पे आते हैं, दूसरा वाला पॉइंट कहता है 13, 16 और 15, तो क्या लिखेंगे, 15, 18, 13 और 19 और फिर 18, तो आंसर क्या आएगा, 18 लाख।
क्या यहाँ तक बातें समझ में आई? उसके बाद माइनस करना है म्यूनसिपल टैक्सेस, और म्यूनसिपल टैक्सेस के लिए क्या बोला गया है, 30% ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू और पेड है, और ये नहीं लिखा किसने पे किया है, तो क्या मानते हैं 10%, तो ओनर ने पे किए हैं तो 10% निकालते हैं म्यूनसिपल वैल्यू का, यानी कि 20,000, 1,30 और 1,35 है ना, कितना 20,000, 1,30 और 1,35, ये म्यूनसिपल टैक्सेस हैं। किस चीज़ का वर्किंग नोट बनना चाहिए वो दिखा दूंगा मैं आपको, बस फटाफट से जल्दी से बताइए। एनएवी कितनी आनी चाहिए फिर इसकी, 1,30,000 की एनएवी आनी चाहिए, इसमें 13,70,000, क्योंकि ऊपर वाला अमाउंट जो है वो 15 लाख है, 16,65,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन निकालेंगे तो ये आ जाएगा इसका 39,000, 4,11,000, 499,500। ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। यहाँ पर हम ले आएंगे अपनी इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी। एक सेकेंड बस, जल्दी से माइनस करके बताइए भाई। माइनस तो करा दो तुमसे, टेस्ट में भी सॉल्व नहीं हुआ और यहाँ पे भी सॉल्व नहीं करा रहे कैलकुलेटर। ये 1,000 बचेगा बस, 7,89,000, 10 लाख सही लिखा है मैंने, ठीक है। अब आते हैं कॉम्बिनेशंस पे, ठीक है। कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनाऊं आप बताओ। मैं बनाना चाहता हूं कॉम्बिनेशन नंबर 1। कॉम्बिनेशन नंबर फर्स्ट में मैं ये कह रहा हूँ पहले कि हाउस नंबर 1 और 2 को मैं अपना सेल्फ ऑक्यूपाइड मानूंगा और हाउस नंबर 3 को मानूंगा मैं। क्या आपने क्या किया बताओ, आपने हाउस 1 को डीम्ड लेट आउट, कोई बात नहीं वैसे कर सकते हैं, बात वही पड़ेगी, डीम्ड लेट आउट, और उसके बाद इसको मानेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड और इसको भी मानेंगे क्या, सेल्फ ऑक्यूपाइड। अकॉर्डिंगली जो इनकी इनकम आने वाली है, तो हाउस 1 की डीम्ड लेट आउट मुझे यहीं से पता चल जाएगी 1,000। उसके बाद हाउस 2 का अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड जाने लगे तो क्या होगा, 1,70 और 1,65। मुझे लगता है यही ऑप्शन सबसे सही रहेगा, क्योंकि इसमें जो डीम्ड वाली इनकम है वो सबसे कम है और जो इंटरेस्ट आने वाला है अगले वाले हाउसेज में वो सबसे ज़्यादा है, 1,65,000। फटाफट से बताइए कितना आंसर आएगा। वेरी गुड। लेकिन 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 रिस्ट्रिक्टेड अप टू, क्या ये लिखा है आपने? हाँ जी लिखा है, ठीक। रिस्ट्रिक्टेड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 लाख, क्योंकि वो जो हमारी लिमिट है 2 लाख रुपए की, वो कैसी है, पर एसएससी है या पर हाउस है? पर एसएससी, एक व्यक्ति को। तो इसका मतलब अब जो मैक्सिमम कर सकते थे वो 2 लाख तक कर सकते थे, और 2 लाख में से 1,000 हटाएंगे तो कितना जाएगा, 1,99,000 का आपको इसमें नेगेटिव अमाउंट दिख रहा है। क्या ये बात समझ में आती, समझ में आया ये जो पॉइंट बताया है? काफ़ी सारे बच्चे इसको भूल जाते हैं। फिर आते हैं केस नंबर 2, उसमें बताओ क्या सीक्वेंस से ही चलें? फिर सीक्वेंस से चलेंगे तो हाउस नंबर 1 जो है, हाउस नंबर 2 जो है और हाउस नंबर 3 जो है, इस बार हम हाउस नंबर 2 को क्या मानेंगे, डीम्ड लेट आउट, और हाउस नंबर दोनों को क्या मानेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड और सेल्फ ऑक्यूपाइड। बताओ सेल्फ ऑक्यूपाइड के सामने मैंने डीम्ड वर्ड क्यों नहीं लिखा और बाकी सबके सामने क्यों लिखा है? क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है और लेट आउट को हम मान रहे हैं, इसलिए। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर हाउस 1 को रखूंगा तो क्या होने वाला है, उसमें 90,000 माइनस होने वाले हैं। डीम्ड लेट आउट अगर हाउस 2 को करूंगा तो अमाउंट उठाऊंगा मैं यहां से 7,89,000। ये भी कैसा है, ये तो पॉजिटिव में ही, ठीक है। और हाउस नंबर 3 को मानेंगे क्या, सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो 1,65,000, तो ये आ गया 1,65,000। अब हम फिर से ध्यान रखेंगे इस बात को कि इन दोनों में से जब हम हाउसेस को लेंगे तो मैक्सिमम कितना लेंगे, मैक्सिमम अप टू 2 लाख। तो 2 लाख अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 5,89,000, और ये पॉजिटिव इनकम है। तो पहली वाली सिचुएशन से तो सही नहीं है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे वाले में। तीसरे वाले का क्या करेंगे, और अगर मैं वर्किंग नोट में साथ के साथ लिख रहा हूँ ना, रिस्ट्रिक्टेड अप टू मैक्सिमम 2 लाख, ये हो गया नोट, देख लेगा वो एग्जामिनर यहाँ से, और मुझे कोई सजाने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ये मेरा फॉर्मेट था, मैंने फॉर्मेट से आंसर निकाल दिया, जो कंपटीशन है वो मैं नीचे दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3,
इस बार 1 और 2 को क्या मानेंगे हम बताइए, जो हैं वो, यानी कि क्या, सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट, डीम्ड लेट आउट। अब 2 हाउस अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड थे तो उनकी अमाउंट थी, एक तो थी 90,000 शायद, और एक की थी 1 लाख कितनी, 70,000। तो ये मेरे 2 माइनस वाले अमाउंट्स थे। अगर मैं ऊपर वाले 2 हाउसेस को लेट आउट सेल्फ ऑक्यूपाइड मानूँ और तीसरे वाले को यानी कि कितना, 10,05,000 डीम्ड लेट आउट। लेकिन इसमें मैक्सिमम कितना जाएगा, फिर से मुझे लिखना पड़ेगा, मैक्सिमम अप टू 2 लाख। 2 लाख इसमें से माइनस कर दो, कितना जाएगा, 8,05,000। अब एक हाउस में जो इनकम आ रही है, एक ऑप्शन में वो आ रही है 8 लाख, एक में 5 लाख समथिंग आ रही है और एक में नेगेटिव में जा रहा है। तो कौन सा वाला सिलेक्ट करना चाहिए मुझे, ये वाला ऑप्शन जो है सिलेक्ट करना चाहिए, जिसमें डीम्ड लेट आउट किसको मानेंगे, हाउस फर्स्ट को। समझ में आया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें नोट कौन कौन से बनेंगे। मैंने कहा पहला वाला नोट जो है, पहला वाला नोट फर्स्ट, हमने जो यहाँ पर GAV निकाली है वो इस तरीके से निकाली है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज़ हायर, और फिर कंपेयर किया है वर्सेस किससे, स्टैंडर्ड रेंट से, और लिखा है उसके सामने विच एवर इज़ लोअर। क्या ये बात समझ में आती है। इसमें कोई एक्चुअल रेंट वगैरह है नहीं, और जितनी भी GAV है हमने इसी के अकॉर्डिंग निकाली है। अगर आप चाहें तो इसमें एक चीज़ कर सकते हैं, एक हाउस का निकाल के दिखा के बाकी लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंगली अदर GAV ऑफ 2 हाउसेज आर कंप्यूटेड अकॉर्डिंगली। क्या ये बात समझ में आती है। जैसे कि मैं इसका लिखना चाहता हूँ तो 2 लाख, 2.5 लाख और 1.5 लाख, तो मैं कैसे लिखूंगा इसमें, देखिए फटाफट से, 2 लाख और 2.5 लाख विच एवर इज़ हायर। तो क्या निकल के आया, 2.5 लाख। फिर इस 2.5 लाख को मैंने कंपेयर किया किससे, 1.5 लाख से, जो कि क्या आया, लोअर। तो GAV क्या निकल के आई, 1.5 लाख। ये कौन से वाले हाउस की बात कर रहा हूँ मैं, हाउस नंबर 1 की। और नोट में मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि क्या, GAV ऑफ अदर 2 हाउसेज, GAV ऑफ अदर, वो भी आपके पास समय है तो लिखिए, अदरवाइज GAV का रूल लिख दीजिए, बस बात खत्म। ये भी बहुत बड़ी बात होती है सॉल्यूशन करते समय, है ना। GAV ऑफ अदर 2 हाउसेज आर कंप्यूटेड अकॉर्डिंगली। और टैक्स में आपको प्रोविज़न नहीं बताना होता, आपको सॉल्यूशन करना होता है। जहाँ पर कोई 30,000 वाला प्रोविज़न लग रहा है, 2 लाख वाला प्रोविज़न लग रहा है, वो आपको बताना होता है बस। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, ठीक। ये तो पहला वाला क्वेश्चन था, चलो इसमें तो आपको डाउट था। सेकंड क्वेश्चन में भी, बिना डाउट वाले क्वेश्चन में भी डाउट आ गया, फाइंड आउट द GAV इन ऑल द केसेस। अब GAV ही कंप्यूट करनी है मुझे, तो उन्होंने क्या कहा, जरा ध्यान, यहीं पे करा दो इसको कंप्यूट, ठीक है। कि GAV निकालने के लिए शायद आपसे MCQ में ही पूछा जा सकता है, अलग से तो पूछेगा नहीं, ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट कहाँ पर है, इसमें ये रहा। तो 30,000 को 36,000 से कंपेयर करूंगा, फिर 30,000 पे आ जाऊंगा, तो वापस आगे किस पे आ गया मैं, वापस 30,000। इसमें अगर गलती हुई तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, इस बात का ध्यान रखना। अभी चेक करते हैं GAV जो हम कंप्यूट कर रहे हैं अलग अलग केसेस में, मैंने कहा इस तरीके से केसेस में कंप्यूट करें, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज़ हायर, और फिर उसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। चलते हैं म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है, 30,000, और स्टैंडर्ड रेंट कितना है, 30,000। 30, 36, 30 यही आया है आपका, जिसमें से आपका एक्सपेक्टेड रेंट निकल के आया होगा कितना, 30,000, और उसे आप कंपेयर कर रहे हैं किससे। अब देखते हैं अनरियलाइज रेंट है क्या इस क्वेश्चन में। तो जो एनुअल रेंट वो तो 42,000 का है, और अनरियलाइज रेंट कितना है, 47,000, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि इसमें सेटिस्फाई किया गया है। क्या मैंने सही लिखा, क्यों, वैकेंसी भी है, अच्छा एनुअल रेंट लिखा है वो। अगर 42,000 का एनुअल रेंट है तो बताओ पर मंथ रेंट कितना, जल्दी से फटाफट से बताइए। 42,000 का अगर रेंट है डिवाइड बाय 12, और कितने महीने की वैकेंसी है, 1 महीने की वैकेंसी है। इसका मतलब कितने महीने के लिए मुझे रेंट निकालना है, 11 महीने के लिए, और इसमें से माइनस करूंगा मैं क्या, 7,000। समझ में आया आपको कितना आ रहा है ये। तो ये जो अमाउंट है ये है 31,500। ये जो मैंने लिखा है ये है एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, कितना रेंट मिल जाना चाहिए था, जिसमें से मुझे 7,000 नहीं मिले। अब मैं अगर वर्सेस करूंगा तो क्या होगा, इसमें कुछ भी नहीं, GAV जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 31,500। समझ में आया ये वाला पॉइंट। हाँ जी, आपको GAV कितना आया,
बस ये भी गलत कर दिया ना, तो अब समझ लेना गलती कहाँ है। हाँ लगा ऐसा आपको, है ना, लगेगा अभी। हाँ जी आप बताइए। सही है जी ये भी, सही है जी ये भी, ठीक। अब आते हैं अगले वाले पार्ट पे। अगला वाला पार्ट क्या कह रहा है, आपकी म्यूनसिपल जो वैल्यू है वो 26,000 है, फेयर रेंट 28,000 है, और स्टैंडर्ड रेट तो हम क्या बोलेंगे 28,000 ही आंसर आएगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट का। तो मैंने कहा एक्सपेक्टेड रेंट वर्सेस एक्चुअल रेंट। अब चलते हैं, इसमें भी क्या कोई परेशानी है, तो एक्सपेक्टेड रेंट तो पहले मैं लिख दूँ 28,000। अब आते हैं, क्या इस क्वेश्चन में भी वैकेंसी और अनरियलाइज रेंट है? यस, वैकेंसी है कितने महीने की? 2 महीने की। जो रेंट हमें मिलना चाहिए वो कितने महीने का मिलना चाहिए? 10 महीने का। और एक्चुअल रेंट है कितने का? 36,000। अगर पूरे साल का है तो मुझे कितने का रेंट मिल जाना चाहिए? 12 महीने मल्टीप्लाइड बाय 10 महीने माइनस, तो 9,000 का अनरियलाइज रेंट। कितना आ रहा है ये? 21,000। अब आते हैं 21,000 में मैं प्लस करूँगा क्या? वैकेंसी, और वैकेंसी कितने महीने की है? 2 महीने की। तो कितना आएगा? 6,000। अगर मैं इसमें ऐड करूँ तब भी उनके बराबर नहीं जा रहा है। इसका मतलब जो GAV आएगी सेकंड केस में वो कितनी आएगी? 28,000। ये वाला सही है ये, बाकी सभी का भी सही है। GAV में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो फिर आते हैं अगले वाले थर्ड पार्ट के अंदर, और आखिरी पार्ट इस वाले क्वेश्चन का। 35,000 की म्यूनसिपल वैल्यू है मेरे पास, फेयर रेंट है 30,000 रुपीज़ का, और स्टैंडर्ड रेंट है 36,000। तो कितना आ जाएगा? 35। एक्सपेक्टेड रेंट जो आया वो आपका कितना आया? 35 या 30? 35,000। वैकेंसी है क्या इस क्वेश्चन में? इस पार्ट में वैकेंसी है? यस। कितने की वैकेंसी है? 3 महीने की, और 2500 का अनरियलाइज रेंट है, और जो एनुअल रेंट है 30,000। तो 30,000 डिवाइड बाय कितने महीने से करेंगे? 12। और कितने महीने का निकालेंगे? 9 महीने का। और माइनस कितने से करेंगे? 3500। 3500 2500 2500। अच्छा कभी सोचो ऐसे निकाला आपने और यही 35,000 से ज़्यादा चला गया, तो क्या करेंगे? वैकेंसी वगैरह ऐड करके देखेंगे या नहीं देखेंगे? बताइए। ये मैंने कंप्यूटेशन की, अनरियलाइज रेंट माइनस किया और 36,000 आ गया। इसमें क्या करूँगा मैं? 36,000 जी। ये भी क्या ये बात समझ में आती है? ठीक। प्लस करूँगा वैकेंसी। फटाफट से बताइए वैकेंसी। 7,500 कैसे पता चला आपको? 3500 पर मंथ का किराया था, 2500 पर मंथ का किराया था, और मल्टीप्लाइड बाय कितने? 3 मंथ्स। क्या तब भी उसके आगे जा पाएंगे हम? नहीं। तो GAV कितना आएगा? 35,000। डिसअपॉइंटमेंट जो क्वेश्चन हमें नहीं आता उससे बिल्कुल नहीं होती है। जो क्वेश्चन हमें आता है एग्जाम के अंदर, टेस्ट के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर, आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाए वो बहुत गड़बड़ वाली बात है। क्या ये बात समझ में? तो जो चीज़ें आती हैं वो बिल्कुल शार्प होनी चाहिए, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है। जब कभी मुश्किल पेपर भी आता है ना इंस्टीट्यूट में, तो मेजर चीज़ ये देखी गई कि बच्चे आती हुई चीज़ों को गलत कर देते हैं, क्योंकि पेपर मुश्किल आ गया, देख लिया पेपर मुश्किल है, उसके चक्कर में आती हुई चीज़ें गलत कर दी। अब आते हैं फिर से GAV निकलवा रहे हैं हमसे। दीप ऑन्स अ फ्लैट विच इज असेस्ड बाय द लोकल अथॉरिटी विच एनुअल वैल्यू कितने की? 1 लाख की। द प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट इतने महीने के लिए। हाउएवर द टेनेंट वेकेट द प्रॉपर्टी इतनी तारीख को। फॉर द मंथ्स ऑफ नवंबर एंड फरवरी से लेके द फ्लैट वॉज वेकेंट एंड नो प्रॉपर टेनेंट कुड बी आइडेंटिफाइड। इन मार्च एक न्यू टेनेंट ने ऑक्यूपाई की है प्रॉपर्टी 12,000 पर मंथ में। देखो कितना सुंदर क्वेश्चन। पहले 31/10 का मतलब क्या है? 4 5 6 7 8 9 10, 7 महीने के लिए किराए पे चढ़ा, और फिर 8वें महीने पे किराए पे चढ़ा। तो एक्चुअल रेंट तो मैं 8 महीने का ही निकालूंगा। ठीक है। अब सुनो 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 सुनो, पहले जो 7 महीने हैं वो 8,500 से जाएगा, और जो आखिरी का 8वां महीना है वो 12,000 से जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। एक्चुअल रेंट इज इक्वल टू, इधर देखना 1 मिनट, एक्चुअल रेंट कितना आएगा? 8,500 का कितने महीने? 7 महीने, यानी अप टू कितना? अक्टूबर तक। और उसके बाद प्लस कर दूंगा मैं 12,000 इंटू 1 मंथ। ये किसका है? मार्च महीने का। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल हो जाएगा। ये कितना? 71,500। ये क्या है? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल? रिसीवेबल। अगर क्वेश्चन लिखे कि अनरियलाइज रेंट नहीं है तो ये एक्चुअल रेंट रिसीव्ड हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। उन्होंने कहा किसी अथॉरिटी से वैल्यू कराया था तो घर की वैल्यू 1 लाख आ रही थी। मैंने कहा चलो वैल्यूएशन कराते हैं वर्सेस 1 लाख। ये मेरा ER होगा।
क्या ये बात समझ में आई? क्या इस क्वेश्चन में वैकेंसी है? यस, तो मैं इसी में वैकेंसी ऐड करके देखता हूँ क्या हाल है। वैकेंसी कितने महीने की है? कितने की? अब समझ नहीं आ रहा कि 4 महीने की वैकेंसी किससे ऐड की जाए। 8,500 से, बिल्कुल ठीक है। 8,500 मल्टीप्लाइड बाई कितना? कितना? 11, 12, 4 महीने, ठीक है। कितना? 34 या 24? 34,000। और क्या ये 34,000 को अगर मैं उसमें ऐड करूँ तो अमाउंट कितनी चली जाएगी? 1,05,500, जो कि ज़्यादा है। इसका मतलब जो जीएवी आनी है वो कितनी आनी है? 71,500। क्या ये बात समझ में आई? और आपने लिखा ठीक। राम के पास भी एक फ्लैट है जिसकी एनुअल लेटिंग वैल्यू है 90,000 पर एनम, इन विच ही वॉज लिविंग, यानी खुद रह रहा है वो। बाय द एंड ऑफ May 2020 ही कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडिपेंडेंट हाउस एंड एज ऑन 1 June 2020 ही शिफ्टेड टू द न्यू हाउस। फ्रॉम June 2000 फ्लैट वॉज लेट आउट टू अ रिलेटिव फॉर अ रेंट ऑफ कितने का? 7,000 का। अब सुनना ध्यान से, कौन सी तारीख से उसने लेट आउट किया है? जून से। और मेरे से जीएवी ही पूछ रहा है, तो मुझे तो हाउस कब कंप्लीट हुआ इससे कोई लेना देना नहीं है। जून से मैं निकालूंगा तो 7,000 इंटू कितना करूंगा? अप्रैल, मई और जून, 9 महीने, सॉरी 10 महीने। जून से है ना, तो इसका मतलब कितना आया? 70,000। और हाउस की वैल्यू कितनी है? 90,000। तो क्या लग रहा है आपको? 90,000। 90,000 जीएवी। कितने का किराया था? 9,000 का। 7,000 इंटू कितना? 70,000। और जो एनुअल वैल्यू निकाली गई थी वो कितनी थी? 90,000। अब सवाल ये है क्या इसमें वैकेंसी ऐड करूं या नहीं? क्योंकि घर ही नहीं था, घर ही नहीं था, है ना? ठीक है, तो कितना आएगा जीएवी? 90,000। ठीक है, तो यहाँ तक भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। ज़्यादा नीचे चला जाता है। लक्ष्मण लिविंग इन हिज अपार्टमेंट जिसकी फेयर रेंट कितनी है? 1,12,000 टिल द एंड ऑफ मार्च अप्रैल 2020 शिफ्टेड टू अकोमोडेशन प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉयर। अपने एम्प्लॉयर वाले घर पे चला गया है। हिज अपार्टमेंट वाज वेकेंट फॉर 4 months। इसका मतलब खुद रह रहा था, फिर वैकेंसी आ गई। ही कुड नॉट लेट आउट ओनली, ही कुड ओनली लेट आउट फ्रॉम सितंबर 2000 जो भी है 17,000 का। अब सितंबर का वर्ड का मतलब क्या है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 महीने के लिए सोच लो। 7 महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने के वो किराए पे चढ़ा पाया। 17,000 इंटू करिए फटाफट से, 1,19,000। अब एक्चुअल रेंट ही ज़्यादा है तो 1,19,000 ही आपकी क्या आ जाएगी? जीएवी। तो जीएवी जो है आपको कंपेयर होगा 1,02,000 वर्सेस कितना था? 17,000 इंटू 7 महीने, बताइए कितना आएगा? 1,19,000। और क्योंकि ये ज़्यादा है इसलिए यही जीएवी हो जाएगी। अब उसमें एक प्रॉब्लम है, देखो ये तो एनुअल वैल्यू है। सही तरीका क्या है? आप इसको भी कितने महीने में लेके आइए। जब मेरा घर ही कितने महीने के लिए किराए पे उठाए बताइए आप फटाफट से, क्योंकि घर ही नहीं था ना पहले। तो जब घर ही नहीं था तो उस घर की पूरी वैल्यू आप कहाँ से लगा सकते हैं? तो सही नहीं, मैं बी में बता रहा हूँ, पहले बी में समझो। बी में कितने महीने के लिए घर किराए पे उठा? 10 महीने के लिए। इससे पहले क्या घर था? नहीं। तो क्या उसकी एनुअल वैल्यू निकालना सही है और एनुअल वैल्यू से कंपेयर करना सही है? तो सही तरीका तो ये है, हम 90,000 को भी पहले क्या करें, कितने महीने पे निकालेंगे? 10 निकालिए जरा फटाफट से। प्रोपोर्शनेट वैल्यू 75,000 और रेंट कितने पे है? 70,000। तो टैक्स किस पे लगना चाहिए? 90,000 पे, 75,000 पे? 75,000 पे। अब इंस्टीट्यूट ने इसको लेके कहीं क्लैरिफिकेशन नहीं दी है तो हम वैसे ही सॉल्व किए जा रहे हैं। हालांकि इस वाले में भी आंसर क्या होना चाहिए था आप बताइए? इसमें तो आंसर 1,17,000, लेकिन अगर कम आता, वही तो डाउट है आपका। उसे वेकेंट नहीं मान सकते, नहीं मान सकते। घर था ना, इसमें तो प्रोपोर्शनेट नहीं कर सकते। वैकेंसी कितने की है ये देखिए, वैकेंसी कब तक है? वैकेंसी फॉर 4 months लिखा हुआ है उसने। हिज अपार्टमेंट वाज वेकेंट फॉर 4 months। लेट आउट है तो इसका मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट है, तो हम पूरे साल के लिए क्या मानते हैं? लेट आउट। लेकिन वो सेल्फ ऑक्यूपाइड भी था, फिर क्या था? लेट आउट भी है, लेकिन वेकेंट भी है बीच में। लिखा हुआ है क्वेश्चन में वेकेंट है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? वेकेंट वर्ड का मतलब है ना वो खुद रह रहा है ना किराए पे चढ़ा हो। क्या ऐसा टाइम पीरियड है उसमें? आंसर इज यस।
अगर लिखा हुआ है टेनेंट वेकेटेड द प्रॉपर्टी एंड द ओनर ऑक्यूपाइड द हाउस, तो इसका मतलब वो वेकेंट नहीं है, वैकेंसी है 4 महीने। आती है बात समझ में? ठीक है, फोर्थ पे आते हैं। आकाश ओन्स 3 हाउस प्रॉपर्टी इन मुंबई, पर्टिकुलर इस तरीके से है। पहले हम निकालते हैं क्या इस क्वेश्चन में एक्चुअल रेंट है। यस, एक्चुअल रेंट कितना है? 22,000, 17,510। इसका मतलब इसमें कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत नहीं थी। कई बार बच्चे ऐसे 3 घर देखकर कॉम्बिनेशन बनाना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन में एक्चुअल रेंट है, इसका मतलब हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है ही नहीं। क्या ये बात समझ में आती है? तो इधर आते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट क्या आ जाएगा आंसर में? स्टैंडर्ड रेंट ER। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन सबको तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले मैं हाउस 1 के लिए कर रहा हूँ। हाउस 1 के जो ER आ रहा है वो कितना आ रहा है? 240। अनरियलाइज इसमें है नहीं, और मैं वर्सेस करूंगा किससे? एक्चुअल रेंट से, और एक्चुअल रेंट आएगा मेरा कितने के लिए? नील है बिल्कुल। तो 22,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना? 12, 2,64,000। तो इसमें तो कोई दिक्कत आई ही नहीं होगी 12 महीने के लिए। तो GAV कितनी आई? गलत है क्या किसी का? सेकेंड हाउस भी ठीक है, चलो सेकेंड हाउस को भी चेक कर लेते हैं। सेकेंड हाउस, सेकेंड हाउस पे आते हैं। सेकेंड हाउस में वैकेंसी, इधर सुन लो, सेकेंड हाउस में वैकेंसी है। वैकेंसी कितने की है ये बताइए। और अभी तो हमें क्वेश्चन में से इनकम निकालनी थी, तो GAV पे कहाँ रुक सकते हैं? पहले मैं GAV निकाल के छोड़ रहा हूँ सभी की, फिर एक साथ फॉर्मेट बनाएंगे और आंसर कर देंगे। हाउस नंबर 2 की बात आते हैं। हाउस नंबर 2 में पहले मैं निकालूंगा ER और उसे कंपेयर करूंगा किससे? एक्चुअल रेंट से। अब आ जाते हैं ER पे। ER कैसे निकालेंगे? विच एवर इज हाइयर विच एवर इज लोअर। तो क्या हो जाएगा? 1,80,000, तो 1.8 लाख का आ गया मेरे पास। 1,80,000 का ER आ गया मुझे, वर्सेस अब कंपेयर करूंगा एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट कितना है मेरा? 17,500। और कितने महीने के लिए? 11 महीने के लिए। फटाफट से बताइए। क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है ही नहीं, GAV डायरेक्ट आ गई। क्या हुआ? अरे क्यों भाई, सिंपल सिंपल है। कहाँ गलती हो रही? देखो ना कितना सिंपल है। हाँ, हाउस नंबर 3। देखो, अगर आप सिर्फ फिगर्स को सॉल्व कर रहे हो तो आपको हमेशा प्रॉब्लम आनी ही आनी है। पहले फिगर्स को समझिए, फिगर्स क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं एक्चुअल रेंट हमारा ज्यादा है, तो कोई झगड़ा ही नहीं है ना इस केस में। तो अब आते हैं हाउस नंबर 3 पे। ER वर्सेस AR। ER निकालते हैं पहले, हायर 1,20। तो ये ER आ गया मेरा 1,20,000। एक्चुअल रेंट की बातें करते हैं। एक्चुअल रेंट 10,500 है उसने कहा, और 6 महीने के लिए घर वेकेंट है, तो इसका मतलब 6 महीने के लिए ही निकलेगा। क्या ये बात समझ में आती है? तो बताइए कितना आएगा? 63,000। 10,500 मल्टीप्लाइड बाय 6 मंथ्स। अब ये कम है, कम है तो क्या करेंगे? वैकेंसी ऐड करके देखेंगे। वैकेंसी, और वैकेंसी भी कितने अमाउंट से ऐड होगी? सेम अमाउंट से। और अमाउंट आ कितनी जाएगी? 1,26,000, विच इज ग्रेटर देन द अमाउंट। इसलिए जो GAV आएगी वो कितनी आएगी? हाँ, अब बताइए आपने गलती क्या की है इसमें? 13। हाँ, 1,20 है कहाँ? लिख, अच्छा ये वाला 1,20। ओ हो। अब इधर सुन लो, और मैं प्रेजेंटेशन भी देखूंगा कि आपने गधा मजदूरी ज़्यादा की है, स्मार्ट वर्क ज़्यादा किया है सबसे। हाँ, तो मैं इतनी गधा मजदूरी नहीं कराता, सभी चीज़ें एक ही बार लिखनी पड़े। हाउस नंबर 1, 2 और 3। फर्स्ट में कितनी आई थी? 234, 1,92,500 और 63। 234, मैंने 34 लिखा है क्या? नहीं, सही लिखा है। 264, 192,500 और 63,000। ये मेरी GAV निकल के आई है। म्यूनसिपल टैक्स के बारे में क्वेश्चन बोल रहा है, तो चेक करते हैं क्या बोल रहा है। म्यूनसिपल टैक्सेस पहले वाले में है क्या? 40, 80 और 15, और मान के चलेंगे कि ओनर ने पे किए हैं 40,000, 80,000 और 15,000।
इंटरेस्ट ऑन लोन के क्वेश्चन में है क्या? क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन है? नहीं, नहीं। तो आ जाएगी एनएवी, और एनएवी में से माइनस कर दूंगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, और उसमें से माइनस कर दूंगा मैं इंटरेस्ट ऑन लोन। कितनी कितनी अमाउंट आएगी ये? पहले वाले में 2,24,000 आएगी, 1,12,500 आ जाएगी, 148। अब ज़रा इनकी फटाफट से निकालिए, कितना आएगा? 30%। 67 कितना? 400 और 33। अरे आपकी भी आवाज़ आई? ओहो। बताइए इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी क्या होगी? 78,750। पहले तुम्हारे लिखूंगा, सही लिखी मैंने अमाउंट्स, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4th। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5th पे। अरविंद ने कमेंस की है कंस्ट्रक्शन एक रेजिडेंशियल हाउस की इंटेंडेड एक्सक्लूसिवली फॉर हिज रेजिडेंस, मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड का केस है। ऑन 1/11/2019 उसने लोन लिया है 5 लाख रुपए का 16% ब्याज के रेट से फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब 2 लाख की जो जितनी भी लिमिट है अभी तक सही जा रही है, ताज़ा लोन है, पर्पज कंस्ट्रक्शन का है। और 1/11/2019 को फाइंडिंग दैट देयर वाज एन ओवररन इन द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ही रेज्ड फर्दर लोन ऑफ रुपीज 8 लाख एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसी दिन और उसके बाद इसी दिन, तो दोनों दिन हमने एक ही मतलब इंटरेस्ट लिया है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एज ऑन 1/10। नहीं, 1/11 को उसने लोन लिया था पहला, और दूसरा जो लोन लिया है वो लिया है 1/10 को। वट इज द इंटरेस्ट अलाउेबल अंडर सेक्शन 24 अज्यूमिंग दैट द कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड ऑन 31/1/2021। तो मैं ऐसा अज्यूम कर सकता हूं कि वो मुझसे 20-21 का ही पूछ रहा है, ऑब्वियस सी बात है। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, अब मैं करता हूं इसमें ब्याज की कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर है ये 5। ब्याज की कैलकुलेशन करने से पहले मुझे एक नंबर लाइन बनानी पड़ेगी ताकि मैं गलती ना कर सकूं। 1/11/2019 को मैंने एक लोन लिया है, 1/11/2019 को मैंने एक लोन लिया है, और ये ईयर ख़त्म होता है 31/3/2020 को। फिर उसके बाद मैंने एक फर्दर लोन रेज़ किया है कब? 1/10/2020 को, यहाँ कहीं 1/10/2020 को। पहला जो लोन लिया था उसकी अमाउंट और रेट फटाफट से चेक कर लेता हूँ। 5 लाख 16% से लिया था, यहाँ पर लोन 5 लाख, और रेट क्या था? और आगे कितने का लोन लिया है? 8 लाख का, और रेट कुछ नहीं दिया होगा अगर, तो रेट क्या रहेगा? 16%। ठीक है, आगे चलते हैं। और हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है और इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, और हमें 20-21 के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो कि मेरा ये वाला ही है। अब मैं आता हूँ प्री पीरियड इंटरेस्ट। इधर देख लीजिए, प्री पीरियड इंटरेस्ट जो एक ही पीरियड के लिए निकाला जाएगा, मतलब प्री पीरियड इंटरेस्ट बिलोंग्स टू 1/11/19 टू 31 मार्च 2020। दिस इज माई प्री पीरियड इंटरेस्ट। तो कैसे निकालेंगे इसको? अमाउंट कितनी है? 5 लाख। रेट क्या है? 16%। और टाइम क्या है? 11/12। कितने महीने? 5 महीने। कितना आ जाएगा? और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा कितने से? 5 से। कितना आएगा? 66667। सही है, 6,667 रुपये प्री पीरियड इंटरेस्ट है। अब आते हैं पोस्ट का इंटरेस्ट। पोस्ट इंटरेस्ट पहले ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ों की क्लैरिटी हो। पोस्ट पीरियड इंटरेस्ट विच मीन्स हम पूरे साल को किस में मानते हैं? पोस्ट में। और इस पूरे साल का चाहे आखिरी दिन भी क्यों ना कंप्लीट हुआ हो, हम इसे पूरे को क्या मानते हैं? पोस्ट। अब आता हूँ मैं जब लोन लिया है उससे पहले, तो 1/4/2020 से लेकर कब लिया था लोन? 1/10। अब ऐसे भी निकाल सकता हूँ मैं कि पहले पूरा लोन निकाल दो, कौन से वाला? 5 लाख वाला, और फिर 8 लाख वाले पे निकाल दो, ऐसा भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है, जब आपने लोन लिया कितने का लिया? 1/10 को, तो इसका मतलब क्या है? 30/9/2020 तक का मेरे पास जो लोन की अमाउंट थी वो कितनी थी? 5 लाख, और उसे निकालूंगा मैं 16% के रेट से। और कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। तो 6 महीने, बताइए कितना आ रहा है? 40,000। और दूसरा जो मैं स्टार्ट करूंगा वो करूंगा 1/10/2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक।
और इस बार जो अमाउंट होगी वो होगी कितने की, 13 लाख की, और रेट होगा 16%, और ये 16 6 महीने के लिए। बताइए कितना आ रहा है? 1,04,000। आपने अलग तरीके से किया है, पहले 12 महीने के लिए निकाला। हाँ, कैसे भी कर सकते हैं, आएगा तो दोनों का यही जो मैंने लिखा है यहाँ पर, 1,44,000। ये तो सेम आ रहा है आप लोगों का। अब आते हैं टोटल इंटरेस्ट टू बी अलाउड। टोटल इंटरेस्ट टू बी अलाउड कौन से ईयर में? इन प्रीवियस ईयर। कौन सा? 20-21। तो दोनों मेरे पास ऊपर अमाउंट लिखी हुई है, बता दीजिए फटाफट से कितना आएगा। 1,50,667। दिस इज योर आंसर। और प्रेजेंटेशन बिल्कुल ऐसे ही करनी है, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं। सब कुछ टाइम पीरियड क्लियर होना चाहिए। 1/5 कर दिया है मैंने, टोटल इंटरेस्ट है, ऐसे ऐड हुआ है, सब कुछ दिख रहा है। सही लिखा है? लिखा नहीं है टाइम पीरियड। हाँ, वैसे कर सकते हैं, प्रेजेंट करना है बस, उसमें क्या है। ठीक, देखो आप ना, एक होता है खुद बचना, एक होता है खुद किसी की मजबूरी समझना। अब एक चेकर है, उसकी मजबूरी है आपको मार्क्स काटने की, तो आपको ये पॉइंट्स देने कि वो बेचारा मजबूर होकर आपके मार्क्स ना काटे। इंटर में स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप। कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर यतिन हैविंग हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली फॉर प्रीवियस ईयर 20-21, लेट आउट 10 महीने के लिए और सेल्फ ऑक्यूपाइड 2 महीने के लिए। तो क्या मैं 2 महीने के लिए वैकेंसी मान लूँ? आंसर इज नो। क्या किसी बच्चे ने इसमें वैकेंसी ऐड की है? जरा चेक करिए। वैकेंसी तो ऐड नहीं की, बिल्कुल क्लियर है क्यों नहीं है वैकेंट। ठीक, अब आते हैं म्युनिसिपल वैल्यू कितने की है? 3,15,000। फेयर रेंट कितने का है? 350 और 320। तो इसका मतलब ईआर तक तो मैं आ ही गया। कौन सा क्वेश्चन है ये? 6th। मैं क्वेश्चन को ईआर से सॉल्व कर रहा हूं, ईआर वर्सेस एआर। ईआर जो आपका आना चाहिए क्वेश्चन में, इधर बातें मत करो। 3,20,000, तो 3,20,000 का मेरे पास ईआर है, जिसको मैं कंपेयर करूंगा एक्चुअल रेंट से। ठीक है, एक्चुअल रेंट कितने का है? 25,000। तो 25,000 मल्टीप्लाइड बाय कितने महीने? 10 महीने। और कितना आ जाएगा ये? 2,50,000, यानी कि ये कम है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता आगे, सीधी सीधी बात यहाँ है। लेकिन एक बार पढ़ लूँ कहीं कोई अनरियलाइज रेंट तो नहीं है, हालांकि फ़र्क उससे तब भी नहीं पड़ेगा। म्यूनसिपल टैक्सेस वगैरह सारी चीज़ें हैं और लोन की अमाउंट है। ठीक है, तो मेरा जीएवी आ गया मेरे पास यहाँ पर कितना? 3,20,000। अब मैं क्वेश्चन अगर यहाँ से शुरू ही कर दिया है तो मैं यहाँ पर नोट लिख रहा हूँ, नोट है मेरा ये, मैं यहाँ पर कंप्यूट कर रहा हूँ जीएवी। और मैंने छोटा सा हिंट देख लिया क्वेश्चन में कि वहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन की भी कुछ बातें हैं। तो मैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन की भी कुछ बातें हैं, तो इसलिए वर्किंग नोट से ही क्वेश्चन को शुरू करके यहाँ पर नेक्स्ट नोट बना दूंगा किस चीज़ का? इंटरेस्ट ऑन लोन का। फिर क्वेश्चन को पूरा प्रेजेंट कर दूंगा। इंटरेस्ट ऑन लोन की बातें करते हैं। क्वेश्चन मुझे 20-21 के लिए सॉल्व करना है, क्वेश्चन पहले ही क्लियर कर चुका है मुझे, प्रीवियस ईयर 20-21। अब आते हैं क्वेश्चन। म्यूनसिपल टैक्सेस 20% है, म्यूनसिपल वैल्यू के हाफ ऑफ द अमाउंट इज पेड, तो कितना माइनस होगा? हाफ। जितने म्यूनसिपल टैक्सेस बनते हैं उसका हाफ पे हुआ है, तो कितना माइनस होगा? हाफ। यतिन ऑल्सो हैव टेकन 10 लाख रुपए का लोन और 10% का 1/7/2015 पे, विच इज फुल्ली रीपेड ऑन 31/12/2018। दैट मीन्स देर इज नो पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। यहां से लेके यहां तक पूरा प्री निकालूंगा मैं, पहली बार इस ईयर में मिला होगा। इस ईयर का मतलब क्या है? 18-19। देखो कितना मजेदार और कितना सुंदर क्वेश्चन है ये। हम प्रीवियस ईयर 20-21 में निकालने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब मुझे जो निकालना है सिर्फ प्री पीरियड इंटरेस्ट निकालना है। प्री पीरियड इंटरेस्ट। किसी बच्चे ने पोस्ट निकाला है क्या इसमें? क्योंकि उसने बोला पूरा लोन फुल्ली रीपे हो चुका है। अब देखना जरा ध्यान से, यहाँ कैच है कि प्री पीरियड इंटरेस्ट होगा क्या। कब लिया है उसने लोन? 1/7/2015 को, तो 1/7/2015 से लेके, और रीपे कब हुआ है? आ जाओ भाई जल्दी से, रीपे कब हुआ है? 31/12/2018 को, यानी कि 31 मार्च 2018 से। रीपेमेंट तक किसने निकाला है प्री पीरियड, ये बताओ बस। ये टाइम पीरियड सही निकाला है आपने? सोच लो, सोच लो। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। मैं अगर ये बोलूं कि हाउस भी कंप्लीट इसी दिन हुआ था जिस दिन रीपेमेंट हुई थी, तो क्या होगा?
जो ये पूरा प्रीवियस ईयर है क्या बन जाएगा, पोस्ट बन जाएगा, लेकिन रीपेमेंट से पहले 31/12/2018। ठीक है, अब पूरा बता दीजिए मुझे फटाफट से कितना है। तो इंटरेस्ट निकालते हैं, पहले निकालेंगे 15/16 का। 15/16 का इंटरेस्ट कितना बनेगा, कितने का लोन था, लोन कितने का था, 10 लाख का कितने परसेंट, 10%। तो 10 लाख का 10% और 9 मंथ्स के लिए कितना आ रहा है। ये तो रही बात किसकी, 15/16 की। अब आता हूँ 16/17, बताइए फटाफट से। 16/17 में क्या होगा, 10 लाख का 10%, सीधे सीधी बात है कितना आ जाएगा, 1 साल के लिए 1 लाख। और 17/18 में भी निकलेगा, कौन से ईयर में नहीं निकलेगा, हाउस जब कंप्लीट हुआ है उस ईयर में नहीं निकलेगा, एक तो मुझे निकालना क्यों, और दूसरा जब रीपेमेंट हुई है, इसका मतलब कौन से ईयर में रीपेमेंट हुई है। तो 18-19 तक का मुझे ब्याज निकालना है। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर है, 17/18 में भी निकलेगा सेम, 10 लाख का 10%, 1 साल के लिए 1 लाख। अब आती है बात किसकी, जिस ईयर में रीपेमेंट हो गई, यानी कि 18-19। 18-19 में पूरी रीपेमेंट हो गई है, यानी कि 10 लाख का 10%। और कब हुई थी रीपेमेंट, 12 मतलब 9 महीने। टोटल प्री पीरियड इंटरेस्ट 3,50,000, ये है टोटल प्री पीरियड इंटरेस्ट। और जो इंटरेस्ट टू बी अलाउड इन प्रीवियस ईयर 2021 में क्या अलाउड होगा वो हम आपको बता देते हैं। 3,50,000 टोटल है, जो कि आपको कब से शुरू हुआ होगा, जब हाउस बन के तैयार हुआ है। तो डिवाइड बाय 5 कितना हो गया, ये 70,000 का जो इंटरेस्ट है वो आपको प्री पीरियड के नाम से मिलेगा। बस गलती है इसमें, कहाँ, कौन सा वाला, लिख के नहीं किया होगा, कहाँ लिख के किया दिखाओ, रफ पेपर में लिखा है ना। क्यों लिखना है रफ पेपर में, आपको दिख रहा है, मैंने बताया आपको फेयर कैलकुलेशन का पार्ट है। जो मैं बातें बता रहा हूँ, आप इसका मतलब ये समझिएगा कि मैंने कम से कम 100 कॉपियाँ चेक की होगी हाउस प्रॉपर्टी के टेस्ट की, उसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, क्या ये बात समझ में, उससे मैं चीज़ें बताता हूँ कि आपको ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए। मैं अलग से नहीं बताऊँगा, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ बस उसे मान लीजिए आप। क्या ये बात समझ आती है, ठीक है। तो मेरे पास इंटरेस्ट लोन हो गया, मेरे पास जीएवी हो गया। अब तो बस एक चिंटू वाली बातें हैं। जीएवी लिखा मैंने, बताओ कितना आया था जीएवी, 3,20,000 का मेरा जीएवी आया था। उसमें से उसने कहा था कि म्यूनसिपल टैक्स जो है वो हाफ ही पे हुए हैं। तो आते हैं म्यूनसिपल टैक्स पे, 20% है, और म्यूनसिपल टैक्स किसका निकलेगा, 315 का। तो 315 का 20% कितना होता है, 3,15,000 का 20%, और प्लस क्योंकि हाफ पे हुआ है, और 50% कितना, 31,500। यहाँ से आ जाएगा मेरा NAV, NAV बताओ फटाफट से, 288,500। स्टैंडर्ड डिडक्शन बताइए, 86,550। और इंटरेस्ट ऑन लोन हमने अभी निकाला कितना, 70,000। हाँ जी, जो पहला ईयर था वो लास्ट ईयर, ओहो 130। बाकी सब बचा क्या भाई, लोन कर रहे थे, लोन गलत कर दिया। ठीक है, वो तो एक आध नंबर देख लेंगे, चलो। क्वेश्चन बड़ा सुंदर क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से एग्जाम में आ जाए तो दिक्कत कर सकता है ना। 7 और 8 क्वेश्चन पे आते हैं, और उसके बाद 9th और 10th तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। 7th पे आते हैं। एक कौन सा हाउस बटी है दिल्ली, म्यूनसिपल वैल्यू ये रही, फेयर रेंट ये रहा, स्टैंडर्ड रेंट ये रहा। इसका मतलब ईआर तक तो वो निकाल के दिया। इधर सुन लो, इधर इधर। द हाउस इज लेट आउट अप टू 31 मार्च 31 जनवरी 2021 तक, मंथली रेंट बिंग 14,000, और 1 फरवरी से जो प्रॉपर्टी है सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गई है। अब आप मुझे क्वेश्चन नहीं करने दे रहे, डिस्टर्ब मत करिए। 20-21 तो मैं जीएवी निकालता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये,
क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ है कि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, तो मैं अपनी सारी रिलेटेड बातें पहले लिख लेता हूँ ताकि मुझे कोई कन्फ्यूजन, जब भी क्वेश्चन ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में होता है मुझे ऐसा लगता है मैं बार बार पढ़ूंगा और गलती कर दूंगा। ठीक है, म्यूनसिपल वैल्यू में निकाल लेता हूँ, टाइम लगे लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 164, 216 और 180। इन तीनों बातों से मुझे एक चीज़ क्लियर हो गई कि इसका जो ER आने वाला है वो 180 आने वाला है। 1,80,000 को जब मैं वर्सेस करूँगा एक्चुअल रेंट से, तो एक्चुअल रेंट की बातें अब पढ़ लेते हैं। उसने कहा एक्चुअल रेंट जो रेंट है 31 जनवरी का है, 31 जनवरी तक का है, इसका मतलब 10 महीने का एक्चुअल रेंट निकाला जाएगा और 10 महीने का जो आता है 14,000 के हिसाब से। एक्सपेंस इनकर्ड बाय सर म्यूनसिपल वैल्यू 6,000, एक्चुअली रिपेयर वगैरह इंश्योरेंस वगैरह इंटरेस्ट ऑन बॉरोड कैपिटल जो है वो रिक्वायरिंग द प्रॉपर्टी इतना है, अज्यूमिंग दैट ऑल इनकम ऑफ एक्स अदर रिसोर्सेज इतना है, फाइंड आउट द नेट इंटरेस्ट, इट मेक एनी डिफरेंस इफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर जनवरी एट द रेट 19,000 पर मंथ एंड देयर इज नो अनरियलाइज रेंट। बिल्कुल हम सॉल्व करेंगे उसको, उसकी कोई दिक्कत नहीं। पहले मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ। कितना आएगा? 1,40,000। अब वैकेंसी अगर जो बच्चा देखो क्वेश्चन में मान के गया होगा कि वैकेंसी है, कितने महीने की वैकेंसी लग रही होगी, उसको 2 महीने ऐड करेगा तो क्या आएगा? कम आएगा फिर भी, और उसका तब भी GAV सही रहेगा। लेकिन क्या आपको लगता है उसका GAV सही करके वो मार्क्स दे देगा? नो। क्या ये बात समझ में आती है? तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ये हमारी GAV है। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। इधर देखो ज़रा ध्यान से, यहीं पर क्वेश्चन को सॉल्व कर देना चाहिए। इफ़ द अमाउंट इज कितना 19,000 है, तो 19,000 का कितने परसेंट? 19,000 मल्टीप्लाइड बाय कितने महीने? 10 महीने। और उस बार जो मेरा GAV आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 1,90,000। दिस विल बी द GAV। बस इतना ही डिफरेंस होगा। अब क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दूंगा यहाँ से। इफ़ रेंट इज़ कितना 14,000 पर मंथ, और दूसरा वाला होगा इफ़ रेंट इज़, क्योंकि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, खाली GAV थोड़ी सॉल्व करनी है। तो रेंट अगर 19,000 पर मंथ होगा तो क्या होगा? क्या आपने अलग अलग सॉल्व किया या एक साथ दिखाया है? बिल्कुल सही। आते हैं GAV पे। जब 14,000 वाली बात थी तो GAV कितना था? 1,80,000। और जब 19,000 वाली बात थी तो GAV होगा 1,90,000। अब मैं माइनस करूँगा म्यूनसिपल टैक्सेस और सारी चीज़ें ऑलमोस्ट जो है सेम रहेगी। NAV के बाद माइनस होगा क्या? स्टैंडर्ड डिडक्शन, और रेट क्या रहेगा उसका? 30%, और माइनस होगा इंटरेस्ट ऑन लोन। क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि म्यूनसिपल टैक्स है कितने का। कहाँ लिखा हुआ है? म्यूनसिपल टैक्सेस एक्चुअली पेड। और रिपेयर वगैरह का क्या करूँ आप बताइए मुझे? कुछ नहीं करेंगे तो एट द रेट ये आ गया 6,000 और 6,000 कितना आएगा? 1,74,000, 184,000। अब इन दोनों का ही 30% निकाल के बताइए। 52, 200, 55, 200। अब माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। सुनो जरा ध्यान से, लेट आउट प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? लेट आउट प्रॉपर्टी। और लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए लिखा गया है कि उसकी जो एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी 1,30,000 है, इंटरेस्ट निकाल के दिया हुआ है, बोरोइंग जो है पहले की है, पुराना लोन है। बताइए मैक्सिमम कितना माइनस करूँगा? पूरा, क्योंकि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है। कि ये क्या है? लेट आउट। ये आ गया आपका इनकम अंडर दी हेड हाउस। कितना आ रहा है? -1,200। समझ में आती है बात? ये वाला आंसर कोई गलत है किसी का? सही है क्या? 180 माइनस 6 को तुम्हारा तो यार बहुत लेवल निकल गए आज। नारायण, रीटेस्ट से दिमाग चेंज नहीं होता, फोकस बढ़ाना चाहिए। रीटेस्ट वर्ड का मतलब पता है? मैं बताऊं क्या होता है रीटेस्ट वर्ड का मतलब? सर पुराने वाले टेस्ट में मैंने अपने 100% तैयारी भी नहीं दिया, बस ये पॉइंट होता है। ऐसा नहीं होता कि सिली एरर्स हो गए इसलिए मैं रीटेस्ट चाहता हूँ, नहीं। हमारे अंतरात्मा जानते हैं हमने ढंग से पढ़ाई नहीं की।
8th में आते हैं। X owns a residential house property, दो इक्वल रेजिडेंशियल यूनिट है जिसकी यूनिट 1 एंड यूनिट 2, वाइल यूनिट 1 जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड है रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, और जो यूनिट 2 है इज लेट आउट ऑन रेंट बीइंग कितना 6000 पर मंथ, रेंट फॉर 2 मंथ जो है कुड नॉट बी रिकवर्ड, इसका मतलब ये अनरियलाइज रेंट है, म्युनिसिपल वैल्यू वगैरह दी हुई है, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। सबका अलग तो आएगा। आप क्यों चेक कर रहे हैं आपस में, मुझे समझ नहीं आ रहा, जब मैं यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ क्वेश्चन खुद जिंदा। वो घर जाके मैच कर लेते, उसमें क्या है, पता तो था ही। एक का भी सेम नहीं है। अरे अरे इधर देख लो ना नलायको, इधर देख लो, लेट आउट पोर्शन की बातें कर रहे हैं हम। लेट आउट पोर्शन में वैकेंसी कुछ नहीं है, सिर्फ एक्चुअल रेंट है, लेकिन उससे पहले मैं निकालना चाहता हूँ अपनी सारी चीज़ें, मतलब म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट। क्वेश्चन में देखते हैं, क्योंकि क्या उसने बोला है कि दोनों यूनिट बराबर बराबर हैं, येस 2 इक्वल रेजिडेंशियल यूनिट्स है, यूनिट 1 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड वगैरह है, और जो वैल्यू गिवन है वो चेक करते हैं किसकी है, म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, मतलब आधा करना है हमें। तो म्युनिसिपल वैल्यू 65, फेयर रेंट 70 और स्टैंडर्ड रेंट 125। 65 सही लिखा है मैंने, देखना आगे पीछे तो नहीं किया आपने। स्टैंडर्ड रेंट 125 है, 125 वर्ड का मतलब कितना लिखूं मैं, 62,500। सही है, अभी तक सही है। तो म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर और विच एवर इज लोअर करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा 62,500। तो ई आर जो मेरा आया वो आया 62,500, उसको मैं कंपेयर करूंगा किससे, एक्चुअल रेंट से। क्या क्वेश्चन में कोई वैकेंसी जैसी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, आंसर इज नो, लेकिन उसने बोला है कि रेंट रिकवर नहीं हुआ है, कहीं लिखा था उसने 2 महीने का रेंट रिकवर नहीं हो पाया। और ऐसा बताओ मैं क्या मान के चलो, आप बताइए कि रूल फॉर सेटिस्फाइड है, और 6,000 पर मंथ को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 12 से, माइनस अनरियलाइज रेंट, अज्यूमिंग कि हम क्या कर रहे हैं, इसको मान रहे हैं कि रूल फॉर सेटिस्फाई हो रहा है। कितना आएगा जल्दी से बताइए, कितना आएगा ये, क्या रीज़न कम आने का वैकेंसी है, क्या ये जो 60,000 है इसका कम आने का कारण वैकेंसी है, आंसर इज नो, कारण कोई और ही है, इसलिए जो जीएवी आएगा आपका वो आएगा 62,500, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन पे, क्या इंटरेस्ट ऑन लोन है इसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 63,000, ठीक है, ये अमाउंट बहुत सही है 63,000। अब निकालता हूँ आगे, पहले अब सॉल्व करने लगता हूँ क्वेश्चन को। इंटरेस्ट ऑन लोन की बातें करता हूँ, इधर सुन लीजिए ध्यान से। इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा इसमें 30,000, बताओ क्यों, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, हालांकि 63,000 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 31,500, लेकिन वो रिस्ट्रिक्टेड अप टू रहेगा क्योंकि लोन पुराना है। क्या ये बात समझ में आती है, ठीक। अब आते हैं जीएवी, जीएवी कितने लिख ली थी 62,500, तो मैंने यहाँ पर लगा 62,500। क्या म्युनिसिपल टैक्स उसने पे किए हैं, अब इधर देख लो, देखो बातें मत करो, मैं पीटूंगा बहुत, नहीं इधर देखना है जो मैं दिखा रहा हूँ। बताइए फटाफट से, म्युनिसिपल टैक्स की बात कितनी है, @12% विच इज पेड बाय द ओनर, ठीक है 12% निकालेंगे। मेरा म्युनिसिपल जो वैल्यू है वो ये है, सीधा इसका निकालूंगा 12%, बताइए कितना, 65,000 का 12%, 7,800। आप आधा भी कर सकते हैं पूरे हाउस का निकाल के, एक ही बात है, बताइए कितना आएगा 54,700, और मैं माइनस करूंगा इसको, कुछ नहीं है, और इसको माइनस करूंगा तो 31,500, बताइए कितनी आएगी 16,410। मुझे एक पॉइंट बताना है आपको, आप बताइएगा, बाकी सब भी बताइएगा। अगर यहाँ पर अमाउंट आती 1,80,000 31,500 की जगह तो क्या होता,
नहीं आती कभी भी, क्योंकि पर एससीसी अमाउंट कितनी है 2 लाख जी। 180 + 30 कितना हो जाता 210। तो लेकिन क्या एक व्यक्ति ले सकता है? नहीं। तो जब इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी निकालूंगा तो पहले इनकम निकालूंगा फिर इंटरेस्ट को दिखा दूंगा अलग से कि इंटरेस्ट मैक्सिमम 2 लाख ही हो सकता है। किस चीज़ में? नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर 31,500 को हटा के यहाँ 180 होता तो 180 यहाँ ले रहा हूँ मैं और 30,000 यहाँ ले रहा हूँ, मैक्सिमम कितना ले सकता हूँ? तो कितना निकाल के लिखना पड़ेगा? जी नहीं, ये लेट आउट है। मैक्सिमम जो ले सकता हूँ वो इसमें है, चाहे वो 10 करोड़ हो चाहे वो 20 करोड़ हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं वो नहीं ना, बदल रहे हो आप बात को। मैं तो बोल रहा हूँ ना, बदल रहे हो ना बात को। मैंने कहा यहाँ 180 होता और 30,000 होता, आप कह रहे हो यस 2 लाख तक ही लेते हो और हाँ हाँ कर रहे हो, जबकि ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में होता है। क्या गलत है? सब सही है, देखेंगे वो तो, चलो चेक करेंगे। बताओ जरा फटाफट से, यहाँ पर माइनस होगा 30,000 6790 23,200 नेगेटिव में पॉजिटिव में? नेगेटिव। हम आ गए हैं आखिरी के कुछ क्वेश्चंस पर। पहले 10वां कर दो, 9th महान था। कि क्वेश्चन ने लिखा होगा ना इंटरेस्ट निकाल के दिखाइए। खाली इंटरेस्ट निकाल के इसलिए छोड़ना था। चलो ये वाला नहीं, पहले ये करा देता हूँ, है ना? पहले ये वाला करा दूँ, ठीक है। इसमें मेरा अब लिखने का मन नहीं कर रहा, लिखने से ऊब चुका हूँ मैं, है ना? अब देखो तुम फिर से आपस में मैच कर रहे हो। अरे नालायको। मैं जॉब छोड़ दूँ? मैं जॉब छोड़ दूँ? अरे मैं जॉब छोड़ दूँ भाई साहब? क्या मैं जॉब छोड़ दूँ? लिखने का मन नहीं है इसका मतलब थोड़ी, बता नहीं रहा मैं। पहले बोलो सर प्लीज कराओ, अब नहीं बात करेंगे। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेट और स्टैंडर्ड रेट नालायक कहेंगे। ईआर आ गया मेरा 2,10,000। ये तो सही आया होगा, बस यही सही कर सकते हो तुम। ईआर आया 2,10,000। अब आता हूँ वर्सेस एक्चुअल रेंट में। क्वेश्चन में सारी बातें बहुत बढ़िया हैं, जरा ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। इसमें अनरियलाइज रेंट है 2 महीने का और वैकेंसी है 1 महीने की। इसका मतलब ये है कि जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, वैकेंसी कितने महीने की है? 1 महीने की। इसका मतलब जो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल निकाला जाएगा वो कितने महीने के लिए निकाला जाएगा? और 1 महीने का रेंट है कितना? तो 17,000 इंटू 11 महीने का मेरा एक्चुअल रेंट रिसीवेबल होगा। कितना आ रहा है ये? इसमें से मैं माइनस करूंगा अनरियलाइज रेंट। कितने का अनरियलाइज रेंट है? 2 महीने का अनरियलाइज रेंट है।
2 महीने का अनरियलाइज रेंट है कितना, 34,000। कितना आएगा अमाउंट, 1,53,000। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 1,53,000, जो कि कम है। अब क्योंकि ये कम है तो यहाँ पर हम ऐड करके देखेंगे जितने भी महीने की वैकेंसी है। तो कितने महीने की वैकेंसी है, 1 मंथ की, इसका मतलब 17,000 अगर मैं ऐड करके देखूँ इसको तो कितना आ जाएगा, 170 आ जाएगा, जबकि उसको ऐड करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए जो केस ए है आपका, केस ए, इन केस द रूल फॉर कंडीशन इज सेटिस्फाइड, इस केस में जो GAV आएगा आपका वो यही आएगा, 2,10,000। अब आता हूँ मैं केस बी में, अलग से करके दिखाऊँ या इसी में बता दूँ, इसी में बता दूँ। अगर मैं इसी में बता दूँ कि अगर रूल फॉर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, रूल फॉर सेटिस्फाइड नहीं है, तो यहाँ पर आएगा 187, और 187 में मैं वैकेंसी ऐड करके देखूँगा 17,000 की, जो कि ऐड होके पहुँच जाएगा कितना, और तब भी जो है वो कम है आपके 2,10,000 से। इसलिए जो GAV है इन बोथ द केसेस विल बी 2,10,000। किसी का गलत है, अभी तक नहीं। केस 2, हायर लोअर 24 लाख, तो हमने ER लिखा 24 लाख, और 24 लाख को कंपेयर करूंगा मैं एक्चुअल रेंट से, और फिर से यहाँ पर एक छोटी सी विंडो खोलेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कितने का एक्चुअल रेंट है क्वेश्चन में, 1,95,000 का, और 10 महीने के लिए मुझे मिलना चाहिए। तो 1,95,000 इंटू 10, तो 19,50,000 मुझे ये मिलना चाहिए। इसमें से माइनस होगा अनरियलाइज रेंट कितने का, 1 महीने का है, और 1 महीने का हो या कितने का भी हो, उसने अमाउंट लिखा है 1 लाख की अनरियलाइज हुई है, और रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाई मानते हुए मैं इसको लिखूंगा 18,50,000। सही लिखा है, ये मेरा एक्चुअल रेंट रिसीवेबल है। इसी को मैं कंपैरिजन के लिए लिखूंगा एक्चुअल रेंट 18,50,000। अब मेरे पास क्या वैकेंसी भी है, यस, तो इसी में ऐड करके देख लेता हूँ वैकेंसी कितने महीने की है, कितने महीने की है, 2 महीने की, और 2 महीने की, और रेंट कितना है 1.95 लैक्स, तो कितना आ जाएगा ये 3.9 लैक्स, और ये ऐड करके आ जाएगा कितना 22.4 लैक्स। फिर भी आगे नहीं गया, इसका मतलब फिर से इस केस में जो केस ए है, मतलब रूल 4 सेटिस्फाइड है, तो GAV जो आएगी वो कितनी आएगी, 24 लाख। अब आता हूँ अगर दूसरा वाला केस होता तो क्या होता, तो अगर दूसरा वाला केस यहाँ पर होता तो उस केस में जो एक्चुअल रेंट हम लिख रहे होते वो लिख रहे होते 19,50,000, और इसमें वैकेंसी ऐड कर रहे होते। वैकेंसी कितने की होती फिर से 3.9 लैक्स की, ऐड करके बताइए कितना होगा, 23,40,000। क्या ये तब भी उससे ज़्यादा जा रहा है, नहीं। इसका मतलब इस केस में भी जो GAV होगी वो कितनी होगी, 24। इसमें किस किस की गलती है जल्दी से बताइए, क्या चीज़, बाकी सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। 6 केसेस हैं इसमें। आते हैं केस थर्ड में। शुरू कहाँ से करूँ, ER से, फिर कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से, और यहाँ पर एक छोटी सी विंडो पहले से ही ओपन करके रख लेते हैं। ER चेक कर लेते हैं, ER कैसे होगा, 720, 780 और 840, तो कितना आ जाएगा ER 780। अब AR में कितना लिखना है वो इधर आ जाते हैं, वैकेंसी चेक करते हैं। वैकेंसी है 1 भी महीने की नहीं, इसका मतलब पूरा 12 महीने का रेंट मिलना चाहिए आपको 7,500 के हिसाब से। तो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल जो है हमारा 12 महीने के हिसाब से कितना, 7,500 या 75,000, 75,000, बताइए कितना आएगा, 9 लाख अमाउंट आया, और 9 लाख में से माइनस करेंगे अनरियलाइज रेंट कितने का है, 2 लाख का। तो हमारा जो एक्चुअल रेंट कंपैरिजन के लिए जाएगा वो कितना होगा, 7 लाख, और यहाँ पर मैंने आके लिखा 7 लाख। इस 7 लाख में अब मुझे वैकेंसी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, यही मेरा क्या आ जाएगा GAV।
और अगर दूसरा पार्ट निकालें इसका, दूसरा वाला पार्ट, तो क्या उसमें चेंज हो जाएगा आंसर? यस। इसमें केस में जो मेरा एक्चुअल रेंट रिसीवेबल आएगा वो कितना आएगा? 9 लाख। और 9 लाख को ही कंपेयर करूँगा किससे? वर्सेस 7.8 से, 7,80,000 से, और जो मेरा GAV आएगा सेकंड केस में वो आएगा 9 लाख। तो इसमें भी हमने 2 आंसर लिखने हैं, केस ए 7,80,000 और केस बी 9 लाख। कोई गलती किसी की? कोई दिक्कत वाली बात नहीं? ठीक है, ये केस थर्ड था। ऐसे ही आते हैं केस नंबर 4 में। केस नंबर 4 में भी सेम करेंगे हम, ER वर्सेस AR। इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि जीवन में गलत ही ना हो कभी भी। GAV और इंटरेस्ट ऑन लोन, 2 ही चीज़ें निकाली जाती है इस पूरे चैप्टर में, और है ही क्या। आते हैं इधर फोर्थ वाले पार्ट पे। कितना है ये? 960, 7 लाख और 860। तो ER जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8,60,000। क्या इस क्वेश्चन में अनरियलाइज रेंट और वैकेंसी है? यस। वैकेंसी कितने की है? 4 महीने की। तो रेंट कितने महीने के लिए निकलेगा? 8 महीने के लिए। तो 1,89,000 और 1 महीने का रेंट जो है, क्या बात कर रहे हो सर? 3 महीने की, सॉरी, इस वाले में 3 महीने की। 72,000 मल्टीप्लाइड बाय 9 मंथ्स, जल्दी से बताइए। 6,48,000। और क्या इस क्वेश्चन में अनरियलाइज रेंट भी है? कितने का? अमाउंट लिखी है या मंथ लिखे हैं? हाँ जी, अमाउंट लिखी है 1,50,000। तो 1,50,000, फटाफट से बताइए कितना आएगा? 498 की अमाउंट को मैं यहाँ से उठा के वहाँ ले जाऊँगा। क्या वैकेंसी भी है इसके अंदर? तो 4.98 लैक्स में मैं ऐड करूँगा यहाँ पर वैकेंसी। वैकेंसी कितने महीने की है? और रेंट पर मंथ कितना था? 72,000। तो 72,000 का 3 महीने कितना? 2.16 लैक्स। और जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 7.14 लैक्स, जो कि तब भी हमारा जो GAV है वो यही ज़्यादा है पहले वाले केस में। ठीक है, अब आते हैं दूसरे वाले केस में। दूसरे वाले केस में इसमें जो अमाउंट है वो 648 ही लिखी रहेगी। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल जो है वो 6,48,000 ही लिखा रहेगा। और वर्सेस करेंगे ER से, और ER कितना है हमारे पास? 8.6 लाख। और इसी में वैकेंसी ऐड की जाएगी 2.16 लाख की। कितना आ जाएगा ये? 8.64 लाख, जो कि ज़्यादा चला जाएगा। इसलिए जो मेरा ये 6,48,000 है, ये सेकंड केस की GAV होगी। समझ आया? सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आते हैं फिफ्थ वाले केस में। 22, 18, 21 क्या आ जाएगा? 21 पाँचवें क्वेश्चन में आ गए। केस नंबर 5, ER वर्सेस AR। कितना आया था हमारा? 21 लाख। और वर्सेस करेंगे AR को, लेकिन पहले कर लेते हैं थोड़ा सा हिसाब किताब। स्टेप्स चेक करिएगा मैं क्या करूँ। मैं कभी भी AR नहीं लिख रहा हूँ इसको, अनरियलाइज रेंट मैटर करता है, बाहर AR में क्या आएगा। तो इस केस में वैकेंसी है 4 महीने की और 1,89,000 का। तो 189,000 मल्टीप्लाइड बाय कितने? 8 महीने, कितना आएगा? 15 लाख। तो 15.12 लैक्स और माइनस करने हैं अनरियलाइज रेंट, जो कि कितने महीने का है? 1 महीने का। 1.89, फटाफट से बताइए। 13,23,000। इस 13,23,000 को मैं आउटर में लेके जाता हूँ 3.23 लैक्स। और अब वैकेंसी ऐड करूँगा, और मुझे उम्मीद है शायद इससे आगे निकल जाएं, लेकिन बच जाएगा। 4 महीने की है ना? कितना? बहुत क्लोज पहुँच जाएगा। 20.79 लैक्स, बहुत क्लोज है। इसलिए जो केस ए की GAV होगी वो क्या होगी? तो 21 लाख। लेकिन ध्यान से सुनना, अब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगले वाले केस में 15,12,000 पे ही GAV लग जाएगी। ठीक है, कैसे होगा वो? क्योंकि हमारा जो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल है वो 15,12,000 ही रहेगा। और इसे कंपेयर करूँगा मैं किससे? ER से। ER कितना है? 21 लाख। और अब इसमें वैकेंसी ऐड करूँगा, और वैकेंसी 7.56 लैक्स की है। बताइए कितना आएगा? कितना? 22.68 लाख। ज़्यादा ध्यान रखना, इस पर मत लगा देना कभी टैक्स। ये केस 2 का है। क्या चीज़? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आंसर मैच होना चाहिए।
केस नंबर आखिरी, कोई ऐसा बच्चा है अभी तक पांचों में जिसकी कोई गलती नहीं है और सारी चीजें सही आ रही है? इन दिनों को छोड़ के आप ऐसे बच्चे हैं। इधर इधर सुन लो सुन लो सुन लो, क्या इसमें भी वैकेंसी है? कितने महीने की वैकेंसी है? 2 महीने की। और किराया कितने का है? 4,20,000 का। और जो निकल के आएगा हायर लोअर खेल के वो कितना आएगा? 51 लाख। ई आर वर्सेज ए आर 51 लैक्स। पहले आधा काम तो कर दूं। बताइए एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कितने महीने का निकलेगा और रेंट कितने का है? 4.2 लैक्स और 10 महीने का रेंट निकालेंगे तो आ जाएगा 42 लैक्स। और क्या इसमें अनरियलाइज रेंट भी है? यस, माइनस करेंगे। अनरियलाइज रेंट कितने का? 1 महीने का। अच्छा, अमाउंट दे रखा है 4.2 लैक्स। माइनस करिए फटाफट से, कितना आएगा? 37.8 लैक्स। इसको मैं ले जाऊंगा आउटर कॉलम में। 37.8 लैक्स। क्या क्वेश्चन में वैकेंसी है? 2 महीने की वैकेंसी है। वैकेंसी 2 मंथ्स 8.4 लैक्स 46.42 सिर्फ 2। ठीक है, तो फिर से केस ए का जो जीएवी है वो 51 लाख आ गया केस ए का। अब आते हैं किस में? केस बी में। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल जो है वो ऊपर वाली ही अमाउंट आ जाएगी, यानी कि सीधा सीधा कितना? 42 लैक्स। इसका मैं कंपैरिजन करूंगा ईआर से, और ईआर कितना था? 51 लाख। और 51 लाख में अब इधर मैं वैकेंसी प्लस करूंगा 8.4 लैक्स की। टोटल कितना आ जाएगा? 50.4, यानी कि फिर से जो मेरा जीएवी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 51 लाख। जीएवी केस से यहीं तक चेक कर दो बस, टेस्ट है ना? सही रहेगा ना? बहुत बढ़िया। अब आते हैं 9th क्वेश्चन में। कराऊं? ठीक। नहीं, मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी क्लास छुड़वा दूँ। श्री जयराम हैज़ अ हाउस प्रॉपर्टी जो कि वो ऑन रेजिडेंस के लिए 9 मंथ्स के लिए यूज़ करता है और 3 महीने के लिए अनयूज छोड़ देता है। इसका मतलब पूरा हाउस जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। जीएवी वगैरह कुछ नहीं निकलेगी, बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है मेरे लिए इररिलेवेंट हो गई है। कंप्यूट द इनकम अंडर द फॉलोइंग इन फॉलोइंग केसेस। अलग अलग केस में अलग अलग इंटरेस्ट ऑन लोन निकलेगा, वही इनकम अंडर द हाउस प्रॉपर्टी होगी। रुक जाओ, अब मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने तो बीच में कोई नहीं बोलेगा। 9th का फर्स्ट पार्ट आते हैं बात में। अगर आपको डिस्कशन करना था तो आपको जस्ट टेस्ट खत्म होने के बाद करना था। देयर इज नो पॉइंट कि जब मैं समझा रहा हूं तब आप डिस्कशन करें। अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं आगे सॉल्व कराना शुरू करूं? पहले आप एक बार बात कर लो, मैं थोड़ी देर बैठ जाऊं। नहीं, आप एक बार डिस्कस कर लो, प्लीज डिस्कस कर लो एक बार। नालायक। अमाउंट बोरो की है 1 लाख रुपए की, जिसका ब्याज का रेट कितना है? 12%। कब बोरो की है? परचेज करने के लिए हाउस प्रॉपर्टी एंड सच अमाउंट इज एज वेल एज इंटरेस्ट इज स्टिल अनपेड। तो इसका मतलब क्या है? 1 लाख का 12%, 12,000। क्या करूंगा? 12,000।
30,000 ही माइनस करेंगे। अच्छा ओहो, पुराना लोन है ना, आपने सारी कंडीशन देखी होंगी और सारी कंडीशन खत्म होने कितना मिलता है 30,000, चाहे वो मांग रहा है 12,000। बहुत बढ़िया। उसने इस बार 10 लाख कर लिए, उन्होंने कहा कम से कम इनकी भी तो चलनी चाहिए, तो 10 लाख का 12% करेंगे तो कितना आएगा 1,20,000, और मिलेगा कितने का 30,000 का। ये है 30,000। कोई बात नहीं, मैं चेक कर दूंगा, एग्जाम में आएगा तो आप भी नहीं लिखोगे डायरेक्ट। ही बोरोड 5 लाख अभी मैं पता क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, मैं किसी को भेजूंगा इसको जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, कहाँ से आया, मेरी मजबूरी है आधी चीज़ें बताने की। तो 5 लाख का 12% सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 6 लाख या 60,000। पुराना लोन है, कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है या नया लोन है, बताओ। ऑन और आफ्टर 1/4/1999, इसका मतलब ये बाद वाला लोन है और नया और ताज़ा लोन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, तो अरे रुक जाओ। कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हुई, 5 साल के अंदर कंप्लीट हो गई और अमाउंट स्टिल अनपेड, तो क्या करेंगे 60,000। हो, तो अगर मैं कोई लोन 2020 में ले रहा हूं, इसका मतलब मैंने 1/4/2099 को थोड़ी लिया है। नहीं, उसकी बात बिल्कुल सही है। इसका मतलब इससे पहले जो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड के क्वेश्चन किए हैं, तो आपके हिसाब से उसमें भी 30 का मिलना चाहिए था, क्योंकि वो भी हमने 1/4/1999 को नहीं लिए हैं, आफ्टर लिए हैं। अच्छा, जो सबसे सिंपल क्वेश्चन देख रहे हो, गधों का लेवल देख रहे हो तुम, इतने मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन उसमें आधा करना, ये करना, सब कर दिए। 20 लाख का 18% कितना आएगा 3,60,000। ताजा लोन है, कंस्ट्रक्शन जो कंप्लीट हुई है वो हो गई और आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कितना अमाउंट जो बनता है फोर्थ वाले केस में बनता है 3.6 लाख, जिसे हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कितने 2 लाख तक। तुम ईयर क्यों देख रहे हैं, अगर आप ये तो सोचोगे ना, आपने देखा होगा ना हाउस कब कंप्लीट हुआ है, 5 साल के अंदर हुआ है नहीं हुआ, ये कब देखते हैं, जब सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है। 18 लाख का 15% है। पुराना लोन है, इधर सुन लो, पुराना लोन है और दोबारा फिर से लोन लिया है उसने, इस बार वाला ताजा लोन है, ठीक है। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस बट सच अमाउंट इज स्टिल अनपेड, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट ऑन एक मतलब समय से कंप्लीट हो गया है। तो पहले देखते हैं बनता कितने का है। तो 1 लाख, देखो इसमें चेकिंग कैसे होगी, 1,80,000 का लोन है या 18 लाख का, 1,80 का लोन है, कितने परसेंट के लिए 15%, 1 साल के लिए, बताइए कितना आएगा 27। जिस भी ईयर के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो 27,000 मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आते हैं, अब अगला लोन कब लिया है उसने 17/8/1999 में। तो जब भी लोन लिया है उसका मतलब क्या है कि 1999 और 2000 की वाली बात कर रहे हैं। अमाउंट कितना है 10 लाख का कितने परसेंट कितना आ जाएगा 1 लाख। क्यों टाइम फैक्टर लगाएंगे, अरे रुक जाओ ना, पहले ईयर तो चेक करो कौन से असेसमेंट ईयर की बात कर रहे हैं। 20-21 के लिए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो अमाउंट तो अनपेड चलता रहे, तो उस साल का तो आएगा और प्री पीरियड वगैरह का कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि 5 साल इलैप्स हो चुके हैं। तो अब तो जो लोन जितना बच रहा होगा बकाया और 1 साल का ब्याज निकालना है। पाँच लाख का 12% 60,000 रिपेयर के लिए लिया है। चलो ये तो सही निकाला होगा मेरे हिसाब से, है ना, बहुत बढ़िया। ही बोरोड 1,80,000 @ 15% और समय पुराना हो गया और फर्दर बोरो किए हैं 20 लाख का 14%, ठीक है। तो 1,80,000 का कितने परसेंट
तो वो तो 30 के अंदर है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पूरे टेस्ट के हमने सॉल्यूशन कर लिए हैं। कितने मार्क्स मिलेंगे ये आपको मैं एफएम की क्लास के बाद बताऊँ। ठीक, एक बार बंद कर दीजिए। हाउस बटी हमारी यहाँ पर हो जाती है ख़त्म। एग्ज़ाम के क्वेश्चन रहते हैं वो आपको वीडियो सॉल्यूशंस में मिल जाएंगे। दोबारा टेस्ट होगा, अभी तो बहुत समय है सुधारने का तुम्हें।